सुगस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक बार फिर से इन्वेस्टर्स को इस कंपनी ने डिसअपॉइंट किया है। दो कहानी इस कंपनी में चलती हैं, एक दूसरे के साइड बाय साइड पैरेलल एक दूसरे के देखने को मिलती है। कैसे? एक कहानी है मार्केट की और दूसरी कहानी है कंपनी की, खुद के कंपनी के नंबर्स की। नंबर्स इन द सेंस कंपनी का ग्रोथ। जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है मार्केट में, आपको हायर हाई और लोअर लो, हायर हाई और लोअर लो, यही कहानी बार बार रिपीट होती दिखती है। मतलब कि एक रेंज से उठता है, हाई लगाता है, फिर वहीं आ जाता है जहां से उठा था, फिर वहीं जाता है जहां से गिरा था, फिर वहीं गिर जाता है जहां से उठा था। ये बार बार रिपीटेड मूव देखने को मिला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लिस्टिंग के बाद से। अब इतना टाइम तो हो चुका है कंपनी को। कंपनी ने रिसेंटली Q1 के रिजल्ट दिए, परफेक्ट, ब्रिलियंट, कोई खराबी कहीं से नहीं। सब चीजें रिजल्ट्स के बारे में आपको मालूम ही है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हम दो तरीके से इस वीडियो को समझेंगे। दोनों ही तरीके, अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर हो तो आपको मालूम है बहुत अच्छे से। ये मैंने लास्ट वीडियो लिया था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, जब इसका प्राइस 259 पर था। यहां पर आपको ये ट्रेंड दिख रहा होगा, इधर ये ट्रेंड है 245 पर, और उस दिन आपका 259 का प्राइस चल रहा था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। और ये जो आप एरो देख रहे हो ना, ये वाला जो एरो देख रहे हो, ये एरो मैंने ड्रॉ किया था 7 EMA और 21 EMA के डिफरेंस को देखते हुए। अब कंपनी ने इसके बाद में दिया डी, यानी कि रिकॉर्ड डेट डिविडेंड। अब आपको एक चीज तो मालूम है कि भैया रिकॉर्ड डेट के बाद में कई बार मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्टॉक के अंदर करेक्शन देखने को मिलती है। कोई भी स्टॉक हो, ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि स्टॉक उसके बाद करेक्शन पर चल जाता है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी वही रूट अपनाया और 7 EMA 21 EMA को जो डिफरेंस था उसको ब्रेक डाउन करते हुए आपको गिरावट यहां पर देखने को मिल चुकी है। अभी तक 245 के आसपास हम वापस आ चुके हैं। आपको मालूम है 245 कितना इंपॉर्टेंट रहा था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, कि जब कंपनी के रिजल्ट भी आया था तब भी भैया मोमेंटम सिर्फ वहीं तक ही मिला था, वापस से ब्रेक डाउन कर गया था। तो 245 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है मैंने लास्ट वीडियो को। और यहां पर मैंने आपको वो पॉइंट भी बताया था, जो मैं मार्केट की बात कर रहा हूं ना, कि मार्केट एक बड़ा फैक्टर है, पैरेलल चलता है कंपनी के नंबर्स के, कंपनी के ग्रोथ के पैरेलल चलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मार्केट के बारे में बात करी थी कि मार्केट अगर करेक्ट होगा तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी करेक्ट होता जाता देखने को मिलेगा। 6 मिनट 42 सेकंड से आप ये वीडियो देख सकते हो, लास्ट वाला, आपको बहुत डिटेल समझ में आ जाएगी। ऑलराइट, अब ये मैंने चार्ट खोला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 27 जुलाई से लेकर के लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक। यहां आपको क्या नजर आ रहा है कि 27 जुलाई से लेकर के लगभग 5 अगस्त तक कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए, कोई दिक्कत नहीं। आराम से कंपनी 230 से लगभग 265 रुपए तक जाती देखने को मिली। इन्वेस्टर काफी खुश थे, इन्वेस्टर्स की उम्मीदें थी कि भैया अब यहां से 300 हो जाएगा, 350। डेफिनेटली काफी सारे लोग ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी कंपनी जब बढ़ती दिखती है तो हम वहां पर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्या आपको देखने को मिलता है कि ये मार्केट के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। एग्जैक्टली 27 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक, 5 अगस्त तक सॉरी, मार्केट भी आपको बूम करता देखने को मिला और उसके साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपको बूम करता देखने को मिला। यानी एक चीज तो अब आपको इस साल पर माननी पड़ेगी और क्लियर अब आपको हो चुकी होगी प्रैक्टिकल के अंदर भी, रीसेंट टाइम के अंदर भी, कि मार्केट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कितना जरूरी है। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आना पड़ेगा आपको। उसके लिए सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो में आपको कुछ अच्छा जानने को मिला और सही जानने को, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में कभी आपको ये बोलता नहीं दिखूंगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हो जाएगा 350 हो जाएगा, 400 500, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ दो चीजें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इंपैक्ट देती हैं। पहला है आपका मार्केट। मार्केट का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सेंसेक्स, निफ्टी, इनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ऑल दो अभी जो कैश का नया रूल आया है ना, उसके बाद में सेंसेक्स और निफ्टी ये भी एक दूसरे के अपोजिट होना शुरू हो चुके हैं। मालूम होगा आप लोगों को कि मार्केट में सेंसेक्स अलग चल रहा है, निफ्टी अलग चल रहा है कैश के रूल के बाद में, राइट। लेकिन मार्केट तो भैया इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कई बार देखते हो भैया न्यूज आती है, जियो ब्लैक रॉक से रिलेटेड न्यूज आ जाती है, या फिर कंपनी के री इंश्योरेंस से रिलेटेड न्यूज आपको देखने को मिलती है कि कंपनी में री इंश्योरेंस से रिलेटेड न्यूज आई है, कुछ अब यहाँ पर पॉजिटिव कंपनी कर रही है, इतना कंपनी फंड इनफ्लो कर रही है, लेकिन कोई इंपैक्ट नहीं देता जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वहां पर। तो जियो फाइनेंस में अगर आप ये देख रहे हो कि मुझको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये देखनी होगी कि मार्केट क्या पोजीशन दिखा रहा है। क्योंकि अगर आप चार्ट पर आओगे तो चार्ट्स पर आपके ट्रेंड बिल्कुल सही काम करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि 245 ये हमारा एक पुराना रिजेक्शन, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहां से रिजेक्शन खाता हुआ गया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, मालूम है आप लोगों को।
और जब बढ़ा था तो यहाँ पर बेस लेकर के बढ़ा था 245 पे, अब वापस 245 पर आ चुका है और 3 सेशन से लगातार यहाँ पर सेलिंग ही दे रहा है। ये चार्ट अभी इंडिकेट कर रहा है कि भैया अगर तुम नहीं सुधरे यहाँ पे 248 से वापस नहीं उठ पाए, अगर तुम, ये चार्ट बता रहा अपने आप को, तो भैया मैं तुम्हें नीचे की तरफ गिरा दूंगा। ये बता रहे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट कि भैया मार्केट को यहां पर जरूर नजर में रखना, क्योंकि 245 अगर टूटा तो कहीं ना कहीं मैं वापस से 236 के आसपास ड्रॉप कर जाऊंगा। ये बता रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट पैटर्न। अब जब मार्केट की बात आ ही रही है तो आपको ये पता होना चाहिए मार्केट में इस समय क्या न्यूज है। तो भैया न्यूज के रिगार्डिंग तो आपको मालूम है, यूएस ईरान सबसे बड़ा तमाशा इन्होंने ही क्रिएट कर रखा है। क्या कह रहे हैं अब ये? यूएस कह रहा है ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। यूएस कह रहा है ईरान के ऊपर सबसे बड़े सैंक्शन लगा देंगे, आज तक जो हमने लगाए नहीं उससे भी बड़े लगा देंगे। ईरान कह रहा है यूएस ने अगर हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए तो भैया हम बॉम्ब गिराना शुरू कर देंगे, मतलब मिडिल ईस्ट के देशों पे, जिन जिन देशों में यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं वहां बॉम्ब गिराना शुरू कर देंगे। तो भैया मार्केट तो बाज आने वाला नहीं है, ये बता दिया है यूएस और ईरान ने मिलकर के। तो भैया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या कर रहा है? 245 के आसपास ड्रॉप कर गया लास्ट सेशन में। अब क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि भैया अगर ये इंपॉर्टेंट बेस है हमारा और पिछले 3 सेशन यहाँ पर टिका है, मार्केट हमारे फेवर में नहीं आ रहा, तो भैया हम वापस ड्रॉप कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमें मार्केट को यहाँ पर उठता दिखना मिलना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में सेलिंग देखने को मिलेगी। अब इस वाले फैक्टर को जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ मार्केट के बारे में, अगर इस फैक्टर को आप लोग नहीं मानते वो आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन अगर आप रियलिटी में चेक करोगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको ये फैक्टर बार बार काम करता देखने को मिला है। अब आप कहोगे भैया चलो ठीक है ये फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन सेलिंग को हम कैसे रोके? बायर तो यहां पर चलो ठीक है आ जाएंगे, सेलिंग को कैसे रोके? दूसरा आपके दिमाग में आएगी यार जब ग्रोथ की बात आ रही है, हम जब दूसरे फैक्टर की बात कर रहे हैं ग्रोथ, तो कंपनी ने रिजल्ट तो इतना बढ़िया दिया है फिर भी गिरावट यहां पर, भाई ये क्या है? कंपनी लग रहा फ्रॉड है, यही आपके दिमाग में बहुत सारी देखो कमेंट्स आप व्यूअर्स के आते हैं, अलग अलग ओपिनियन है सबके। कोई कहता है कि भैया कंपनी बहुत बढ़िया है, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म लेकर के रख लो। 3 साल से लोग कह रहे हैं कि भैया 2000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इतनी जब से कंपनी लिस्ट हुई तब से लोगों का यही है कि 2 साल में 1000 हो जाएगा, तो 2 साल के 3 साल भी हो गए, ठीक है, लेकिन लोग बदलते नहीं अपने स्टेटमेंट्स कि भैया 2 साल 2 साल 2 साल करते करते। जब आप इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को समझते हो ना, तब आप चीजों को इवैल्यूएट करना शुरू करते हो। बिना इवैल्यूएशन करे मार्केट में इन्वेस्टमेंट नाम की कुछ चीज ही नहीं होती है। ये बात जरूर ध्यान रखना। तो आपको एक बात पता है कि कंपनी के मार्केट का इंपैक्ट सबसे ज्यादा, दूसरा ग्रोथ देकर के अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर कंपनी ने एक चीज स्टेबल कर दी है कि भैया जब मार्केट में बुल रन आएगा तो हमारे फाइनेंशियल्स, हमारे फंडामेंटल, पी रेशियो नीचे आने के बाद में जो कंपनी का ईपीएस भी बढ़ा है, यानी कंपनी के फंडामेंटल्स, ये हमें इजाजत देते हैं कि मार्केट के एक अच्छे बुल रन के अंदर हम एक अच्छी रैली बना सकते हैं। बस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट्स ने अपनी ग्रोथ के अंदर ये चीज बता दी है, लेकिन मार्केट हमारे फेवर में नहीं है। तो आपको एक तो चीज मिल रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कि एटलीस्ट कंपनी हमको बता रही है कि भैया ठीक है हम इतने अच्छे हो चुके हैं, लेकिन मार्केट अगर बढ़िया नहीं होगा तो हम गिरते चले जाएंगे। तो अब आपके फेवर में क्या है? कंपनी का ग्रोथ। दूसरा क्या नहीं है? मार्केट। तो आपको ये पता है कि भैया कंपनी ने तो दे दिया अपना जो देना था, मार्केट जब तक फेवर में नहीं आ रहा तब तक भैया इंतजार करो, एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, कोई 500 कोई 1000 जितना मर्जी कोई रोता रहे, नहीं आना किसी की बातों में। मार्केट इस बेस पर काम करता है इवैल्यूएशन के ऊपर। अगर आप इन बेसिस पर काम कर रहे हो कि भैया मुझे किसी ने कह दिया था आज से 2 साल पहले कि 2 साल के बाद 1000 हो जाएगा, तो भैया दूर रहो ऐसे लोगों से। बाकी आपका अपना ओपिनियन, आपकी अपनी मर्जी। अभी भी मुझे पक्का यकीन है कि लोग इस तरह की बातें करने कमेंट बॉक्स में आएंगे, जरूरी भी है। देखो इसमें कुछ गलत नहीं है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन जरूरी ये है कि ओपिनियन के साथ में हम चीजों को सही टाइम पर इवैल्यूएट भी करें। लॉन्ग टर्म डजंट मीन कि हम कहीं भी एंट्री कर ले और फिर वहां पे फंस जाए और फिर ऑपरेटर गेम चिल्लाते चिल्लाते बैठे हैं और फिर जब कभी वापस बढ़ रहा है तो फिर हमको रिलीफ मिल रहा है। तो बेटर ये है कि सही टाइम पर सही डिसीजन लो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में जा भी रहे हो ना, तो आपको पहले तो कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि उसका बिजनेस एक्सपांडिंग है कि नहीं है। अगर है और फिर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो और गलती से आपने ऊपर एंट्री कर लिया और फिर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हो, तो बेटर ये है कि सही लेवल्स को नोट करो ताकि आप टाइमली एवरेजेस कर पाओ अच्छे ट्रेंड्स के पास में, अच्छे इवैल्यूएशन के साथ में। मार्केट में एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि एक्यूमुलेट कर रहे हो। एक्यूमुलेशन जो टर्म है ना, ये अपने आप में एक बहुत खराब टर्म है। जितना आप खराब मार्केट के अंदर एक्यूमुलेट करते रहोगे ना, उतना ही आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा।
मार्केट का मतलब ये है कि अगर आप एवरेज करने जा रहे हो ना, तो उसका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर प्राइस, तब एक एवरेज होता है, उसको एक्यूमुलेशन कहते हैं। हर प्राइसेस पर एक्यूमुलेशन करना आपके ऊपर अपने खुद पे बहुत बड़ा प्रेशर डाल देगा, ठीक है ना। तो आई होप ये लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई, और जो मैं टाइमली इवैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ गया होगा। डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया था 60 पैसे का, जिसके रिकॉर्ड डेट 10 अगस्त थी, और उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी डिविडेंड पे आउट करना स्टार्ट कर देती है। हो सकता है कि आपके डीमैट अकाउंट में अब डिविडेंड पे आउट आना शुरू हो चुका होगा, अगर आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो गए, यानी कि 10 अगस्त तक अगर आपने इसके जो शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में रखे होंगे, राइट। और ये इसके बारे में बात कर ही चुका हूं, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे चैनल पर कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के रिगार्डिंग बहुत से वीडियोस अवेलेबल है, बहुत से मतलब बहुत से, तो प्लीज उनको जाकर के जरूर देख लेना। 45.7 पर एमएफआई, 45.2 पर आपका आरएसआई है। सो ये था वीडियो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और एक टॉपिक ना आपकी बहुत रिक्वेस्ट है रिलायंस पावर को लेकर के, अगर आप सच में चाहते हो रिलायंस पावर पर वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, मैं कोशिश करूंगा कि आज ही आप लोगों के साथ अपलोड कर दूं। वैसे रिलायंस पावर के रिगार्डिंग मेरे चैनल पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, और अगर आप इस कंपनी में एंट्री करने की सोच रहे हो तो आपको बहुत चीजें देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीएमएलए एक्ट, डी रेटिंग, ईडी की ईडी में प्रॉपर्टीज को अटैच करना, कंपनी की विंडमिल अटैच्ड है, और साथ में कंपनी की सब्सिडरीज जो कि जिसमें रिलायंस पावर क्या बना हुआ है, गारंटर, कि अगर उसकी सब्सिडरी वो अमाउंट पे नहीं कर पाएगी तो रिलायंस पावर उसको पे कर देगा एज अ गारंटर। इन सब चीजों के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। अभी पीएमएलए एक्ट की भी अपडेट आई है, तो अगर आप रिलायंस पावर पर वीडियो चाहते हो तो ये सब चीजें आपको पहले मालूम होना चाहिए, इन पर रिसर्च कर लेना। और अगर आप चाहते हो मैं आपके सामने रिसर्च करके सब चीजें अब फिर से एक बार डिस्कस करूं, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। मिलता अगले वीडियो में।